नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। कुरुक्षेत्र में आज बात करेंगे जिस तरह से बेमौसम बारिश ने पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा कर रखा हुआ है। अक्टूबर में आई इस आफत की वजह से 1,500 से भी ज्यादा जो गांव हैं वो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं और इसी वजह से तमाम जो ग्रामीण हैं, तमाम जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनके लिए ये बारिश मुसीबत बनी हुई है। बाढ़ से उत्तर प्रदेश पूरी तरह से बेहाल है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से अलग अलग जो जिले हैं वहां पर नदियां किस तरह से उफनाई हुई हैं, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है और इसी वजह से जो नदियों का पानी है वो गांव में घुस गया है और हालात किस तरह से बने हुए हैं ये हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। और देखिए इसी वजह से कई ऐसे जो मकान हैं वो भी गिर गए हैं, साथ साथ किसानों को भी सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। आंकड़ों की बात की जाए तो प्रदेश के 18 जिलों के 1370 गांव जो है वो बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बुलंदशहर, महाराजगंज, आजमगढ़, सीतापुर, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, मऊ और अयोध्या और अंबेडकर नगर, ये तमाम जो जिले हैं वो लगातार आपको बता दें बाढ़ से प्रभावित हैं। अब इस पर सरकार क्या कर रही है? सरकार जो है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया। तमाम जो बाढ़ से प्रभावित इलाके हैं उसका जायजा लेते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ साथ उन्होंने राहत और बचाव कार्य भी तेज करने के निर्देश दिए हैं और जिस तरह से तमाम किसानों की जो फसलें हैं जिनकी बर्बादी हुई है उसका आकलन करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। भारी संख्या में भारी पैमाने पर बारिश हुई है। पहले सूखे के कारण किसान परेशान था और जब बरसात आई है तो अब जो फसल खड़ी थी उसको भी नुकसान पहुंचा है। आज ही मैंने प्रातः बैठक लेकर के सभी जनपदों में मंत्री समूहों को भेजा है। साथ साथ बाढ़ प्रभावित जनपदों का स्वयं मैं भी और हमारे सभी मंत्रीगण भी दौरा कर रहे हैं। यहाँ पर पीड़ित परिवारों को राहत पैकेट वितरित हों जिसमें आटा है, चावल है, 10 किलो गेहूं है, सूखा चना, भूजा, दाल, तेल, नमक, देशलाई, मोमबत्ती, बाल्टी आदि जितना भी हो सकता है और लंच पैकेट, दवा की किट, ये सभी वितरित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्री जिला प्रशासन के पास उपलब्ध कराई गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, साथ साथ उन्होंने राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ साथ राहत सामग्री का भी वितरण किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये राहत सामग्री का जो वितरण किया जा रहा है क्या ये काफ़ी है? इसके अलावा तमाम जो किसान हैं जिनकी फसल बर्बाद हुई है उनके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? तो इस बाढ़ पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ शबनम पांडे जी जुड़ी हुई हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है शबनम जी आपका। आसिफ रिजवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है आसिफ जी। नवीन भटनागर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड डीआईजी हैं एनडीआरएफ के, आपका भी बहुत स्वागत है नवीन जी। और राजेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बाढ़ से प्रभावित हैं राजेश मिश्रा जी, इनसे भी जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले राजेश मिश्रा जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। राजेश जी, किस तरह से बाढ़ ने इस वक्त तबाही मचाई हुई है और सबसे ज्यादा इस बाढ़ की वजह से किस तरह की परेशानियां जो है वो लोगों को सामने आ रही है, किस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है लोगों को? अब बाढ़ में जो इसका जो बाढ़ की झेल रहे हैं उन्हीं से मतलब ज़्यादा ये स्थिति बनी हुई है कि जिनकी छत पे छत नहीं था, जिनके सर पे, वो पूरी तरह से छतबीन है, छत के बाहर बैठे हुए हैं। बारिश मतलब ये तो कुछ बारिश कम ही हुआ है, लेकिन गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। जो कथनी और करनी में बड़ी अंतर है। सरकार के कह रहे हैं कि
मतलब हम खाद्य व्यवस्था तमाम सामग्रियां उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग गाँव से ही जुड़े हुए हैं। नहीं, क्या आपका जो इलाका है वहाँ पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर पहुँचा है या नहीं पहुँचा है? वहाँ पर दौरा किया गया है या फिर वहाँ पर राहत सामग्री का वितरण किया गया है क्या, राजेश जी? अब सवा 4 बजे के करीबन बांध कटी है। 4:15 बजे के बाद लगभग 9 साढ़े 9 बजे के बाद डीएम साहब पहुंचे हैं। अब सोच लीजिए कि 5 घंटे की विभीषिका कौन झेल पाएगा? कोई व्यवस्था नहीं, ना एक न्याय की व्यवस्था, ना घर में कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनके भी बारे में कोई जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, और शबनम जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। देखिए, आप किस तरह से जो बाढ़ की विभीषिका है तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से जो लोग हैं वो बयान कर रहे हैं, और आपने भी देखा, तमाम तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह के इंतजामात हैं, क्योंकि इंतजाम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें इस तरह की निकलकर सामने आ रही हैं, खबर इस तरह की निकलकर सामने आ रही है कि जो इंतजाम है वो कहीं ना कहीं उनमें अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। शांतनु जी, जो असमय इतनी बारिश हुई है उत्तर प्रदेश में, तो ये एक तरीके से जो बाढ़ आई है प्राकृतिक आपदा की तरह है। कहीं जो भी नदियां हैं उत्तर प्रदेश में सभी अपने उफान पे हैं, और उन्हीं की वजह से, और नेपाल से भी कुछ बांधों के पानी को छोड़ा गया, जिससे भी कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, और अपने मंत्रियों और अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है। हर जिले के तमाम विभागों के अधिकारी क्षेत्र में हैं और उन्हें राहत दिलाने का काम कर रहे हैं। साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी लगाई गई है लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए। उन्हें खाद्य भी पहुंचाया जा रहा है, जो कि आपने अभी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया, मुख्यमंत्री जी ने जो पैकेट दिखाया जिसमें कि खाद्य सामग्री रहता है और साथ साथ उनके इस्तेमाल की कुछ चीजें और होती हैं। इसके साथ साथ जो जिस जगह पे जल भराव है और उसे निकाला जा सकता है, उसके लिए पंप लगाने का भी काम आपदा प्रबंधन विभाग कर रहा है। और सभी विभाग के करीब राजस्व, पुलिस, पंचायती राज, ग्राम विकास, नगर विकास, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पशुपालन, सभी विभाग के अधिकारियों को कहा गया है कि वो क्षेत्र में बने रहें और जो भी पीड़ित लोग हैं उन्हें सहायता प्रदान करें। इसके साथ साथ जो भी सहायता राशि है उसको भी बढ़ाने की बात मुख्यमंत्री जी ने करा है। जिनकी जनहानि, पशु हानि हुआ, उसका आकलन करके विभाग जल्द से जल्द उन्हें सहायता राशि दे, इसका भी निर्देश दिया है। और बहुत ही मुस्तैदी के साथ राहत कार्य क्षेत्र में चल रहा है। और मंत्रियों को भी कहा गया है, जो संबंधित क्षेत्र या विभाग के मंत्री हैं, उनको भी कहा गया आप दौरा करें कि किस तरीके से दौरा में देखें कि किस तरीके से प्रबंधन हो रहा है, कहीं कोई चूक हो तो उसे ठीक किया जाए। ठीक है, आसिफ रिजवी साहब, देखिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है जो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। तमाम मंत्रियों को भी कहा गया कि आप अपने क्षेत्रों में जाइए और लोगों की समस्याओं को सुनिए, और तमाम इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। हालांकि उसके बावजूद भी खबरें जो निकलकर सामने आ रही, शिकायतें जो है वो लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। आपको क्या लगता है, ये जो तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या ये काफ़ी है इस विभीषिका से निपटने के लिए? आसिफ जी, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को इस मसले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए था थोड़ा पहले ही। अब वो ज़माने नहीं हैं कि जब हमें पता लगे कि साहब कब बारिश होएगी। अब इस देश इतनी तरक्की कर चुका है कि हमें पता है कि कौन से स्टेट में कौन सी जगह पे कितनी बारिश होएगी, ये हमें लमसम पहले से पता लग जाता है। आप सोचिए, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और कुछ हमारे जो स्टेट हैं वहाँ से जो है बारिश हुई, पानी छोड़ा गया, जिससे हमारे नदियों में पानी बढ़ा। और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में बारिश शुरू हुई, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तो उत्तर प्रदेश में जो सूखा था, और जब उत्तर प्रदेश में बारिश शुरू हुई तो और भी बाढ़ के क्षेत्र बढ़ गए। मुझे लगता है सरकार को, और ये हर साल होता है, हर साल ये आपदा आती है, और सरकार, चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे ये सरकार हो चाहे पिछली सरकार हो, उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है 15-20 सालों से सरकारें चल रही हैं
वो उस मसले का परमानेंट निदान निकालने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। ये समस्या आने से 1 महीने पहले ही इनको अदर्स स्टेट से कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि मौसम विभाग की चेतावनी है, इतनी बारिश होगी तो आप इतना पानी छोड़ें, और जब हमारे स्टेट में बारिश होगी तो इन इलाकों में कम से कम हमारे जो है बाढ़ आ सकती है, वहाँ के लोगों को हम पहले ही से सतर्क करके वहाँ से हटा दें। अब जब समस्या सर पे आ जाती है, प्रॉब्लम इतनी हो जाती है, उसके बाद हम उसके बारे में सोचते हैं। अब हम बता रहे हैं कि साहब देखिए, टीवी चैनल पे दिखाने के लिए बहुत अच्छा है कि साहब हेलीकॉप्टर से सर्वे कर रहे हैं। मैं हेलीकॉप्टर से, और ये कोई भी हेलीकॉप्टर से कहीं जाके सर्वे कर ले, तो उससे जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जो बाढ़ में लोग पीड़ित हैं, उनको कोई राहत मिलने वाली नहीं है। राहत तो वो मिलेगी जब हम एनडीआरएफ को और सुविधाएं उपलब्ध कराएं और एनडीआरएफ को और पावर दें और एनडीआरएफ अपने क्षेत्र में काम कर सके। तो हमें ज़रूरत ये है स्टेट गवर्नमेंट को इस समय कि जहाँ पर जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, वहाँ पे अधिकारियों को और सख्ती से निर्देश देकर जो उनको राहत मिल सकती है वो राहत दे। और मैं निवेदन करूँगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि वो इस बात को बहुत गंभीरता से समझें कि ये समस्या हर साल आ रही है, और अब हमारे पास वो सारे साधन हैं कि लमसम हमें पता रहता है कि इस महीने में इस दिन इतनी बारिश होएगी। मौसम विभाग हमें पहले से चेतावनी दे देता है। उसके मुताबिक सरकार को पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए कि साहब ये परेशानी आएगी, इसको हम ऐसे इसके लिए काम करेंगे। क्योंकि पिछले 5 साल 6 साल से ये हो रहा है, तो 5 साल से ही हमें इसमें सतर्क करना चाहिए। अगले साल फिर होएगा, अगले साल फिर ऐसी समस्या आएगी, तो उसके लिए क्यों नहीं हम पहले से ही तैयारी करते हैं, समस्या आने के बाद क्यों करते हैं। ठीक है, नवीन भटनागर इसके साहब ऊपर से पहले डिबेट हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा था कि सब मध्य प्रदेश और राजस्थान से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करी गई थी, नहीं हो पाई थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसा कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे सर, लेकिन हमारे साथ नवीन भटनागर साहब जुड़े हुए हैं। नवीन जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखिए, इस तरह की कहा जाए कि हर बार हर बरसात से पहले इस तरह की सिचुएशन जो है वो हमेशा से बनती है। आखिर क्यों इस तरह की तैयारियां पहले से नहीं की जाती हैं? और आप चूंकि एनडीआरएफ से डीआईजी रह चुके हैं, और किस तरह की आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं? क्योंकि पहले से ही अगर तैयारियां की जाए और एनडीआरएफ को वहां पर तैनात किया जाए, कहीं ना कहीं ये जो विभीषिका है इसको कम किया जा सकता है क्या, नवीन जी? नवीन भटनागर सर, आपको आवाज आ रही है क्या सर? ठीक है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन देखिए शबनम जी, मैं आपके पास आता हूं। कहा जा रहा है कि और ये जेन्युइन सवाल है कि देखिए हर बार ये समस्या आती है, लेकिन सरकारें जो है वो पहले से तैयारी आखिर क्यों नहीं करती हैं? ये तो फैक्ट है ना कि अब साइंस ने जो तरक्की की है उससे तो ये पता चल जाता है, अनुमान भी लग जाता है कि आखिर बारिश जो है वो कितनी होगी, और अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद देखिए लगातार बारिश हो रही थी, और उसके बावजूद तैयारियां जो है वो कहीं ना कहीं तो कम पड़ गई है ना। इसके लिए गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। शबनम जी। शांतनु जी, हमारी सरकार बहुत संवेदनशील और बहुत गंभीरता से विचार करने वाली सरकार है। ऐसा नहीं है कि सरकार का प्रबंधन कमजोर है, सरकार ने बहुत मजबूती से इसके ऐसे आपदा का प्रबंधन किया हुआ है। इसी वजह से जो राहत कार्य है मुस्तैदी से कुछ ही मिनटों में धरातल पर पहुंचा है। लेकिन जो इस तरीके का तोहमत विपक्षी पार्टियां लगा रहे हैं, उनसे ये जानने की जरूरत है कि देश की आजादी के बाद तो सबसे ज्यादा कार्यकाल इन्होंने बिताया, लेकिन ये एक प्रदेश बता दे जहां इनकी सरकार आज है या पिछले कई सालों में रही हो, उन्होंने ऐसे आपदा प्रबंधन में पहले से तैयारी ऐसे मुस्तैदी से की हो कि कोई एक भी हताहत ना हुआ हो। देखिए, जो प्राकृतिक आपदा आती है ये बेमौसम बारिश है, और बेमौसम बारिश होने पे कहीं ना कहीं जान माल की हानि ज्यादा होती है। जैसे अभी खेतों में धान लहलहा रहा है, उसके लिए कोई आपदा प्रबंधन किस तरीके से करेगा? क्योंकि बारिश जब अगर अनुमान से ज्यादा होती है तो खेत पानी में डूब जाते हैं, और इतने एकड़ इतने हेक्टेयर खेतों को पानी से मुक्त कराना असंभव सी चीजें हैं, जो कि धरातल पर रहने वाले हर कोई जानते हैं। लेकिन हाँ, जो किसानों की जानमाल की हानि हो रही है या खेतों में जिस तरीके का, उसका आकलन करके सरकार उन्हें सहायता राशि प्रदान करेगी।
लेकिन जहां पे जो भी आपदा प्रबंधन करना था, चाहे एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के माध्यम से या आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से या अन्य संबंधित विभागों से, सभी विभाग मुस्तैदी से इस कार्य को कर रहे हैं। और जहां तक मौसम वैज्ञानिक जो मौसम का अनुमान बताते हैं, उस अनुमान को देखते हुए ये प्रबंधन का कार्य शुरू कर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि प्राकृतिक आपदा ऐसी चीज है, आप देखिए इससे पहले उत्तर प्रदेश में सूखा का माहौल था, लग रहा था कि इस बार बहुत जबरदस्त सूखा पड़ेगा और अचानक बरसात। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि बेमौसम बारिश की वजह से ये सब हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं तैयारियां जो है वो पहले से करनी चाहिए थे। नवीन जी, क्या आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जी नवीन जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि देखिए इस तरह की बेमौसम बारिश हो रही है, लेकिन किस तरह से तैयारियां जो है वो एनडीआरएफ को करनी रहती हैं, और कहा जाए कि क्या अगर एनडीआरएफ को पहले सचेत किया जाए कि देखिए बारिश हर बार होती है और हर बार इस तरह की सिचुएशन बनती है, तो पहले से ही अगर तैयार रखा जाए तो क्या जो विभीषिका है बाढ़ की उसको कम किया जा सकता है? नवीन जी देखिए, ऐसा है, मैं इससे पहले भी कई बार और बहुत से चैनल्स पे इस बारे में चर्चा कर चुका हूँ और बताया भी है, लेकिन क्या होता है कि राज्य सरकारें बस टाइम निकल जाता है, उसके बाद सो जाती हैं। मैंने काफी चीजें बताई, कोई ध्यान नहीं देता है। अभी बाढ़ हुई है ना, अभी आंकलन लगाएंगे और 87 मार देंगे, फिर ढाक के 3-5 फिर सो जाएंगे, क्योंकि राज्य सरकारें बुरी तरह फेल हैं, कोई सबक नहीं लेती हैं, कोई कार्रवाई नहीं करती है। और जहां तक एनडीआरएफ का सवाल है, एनडीआरएफ को हर समय नहीं लगाया जा सकता। जब सिचुएशन खराब हो जाएगी, हमारी एनडीआरएफ की टीमें रेडी है, तैयार है। अगर आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन होती है तो हमारे जवान जो है तुरंत स्पॉट पे पहुंचेंगे और एक्शन लेंगे। और इन द मीन टाइम राज्य सरकार की स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, पीएसी, पुलिस और होमगार्ड, ये सब जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में ये कार्रवाई करते हैं और इनको करना भी चाहिए। जी, अब बताइए। बिल्कुल, लेकिन नवीन जी आप कह रहे थे कि देखिए सरकारें जो है वो सो जाती है, क्या उपाय क्या है इसको रोकने का? किस तरह का प्लानिंग जो है वो करने की जरूरत है, क्योंकि आप तो एनडीआरएफ में काफी आपने काम किया है और किस तरह से जो सिचुएशन है आपने ग्राउंड पर देखी हुई है, किस तरह के उपाय जो है वो कर सकते हैं ताकि विभीषिका जो है वो कम किया जा सके? देखो, मैंने देखी नहीं है, मैंने हैंडल करी है जी, और लोगों को एजुकेट किया है। देखिए, एक्चुअली क्या होता है, इस टाइप की जो सडन बारिश हो जाती है, जैसे अभी आ गई, साइक्लोन पलट गया और इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो साइक्लोनिक इफेक्ट हुआ है, इससे बारिश कई जगह बहुत ज्यादा हो गई, कई जगह कम हुई, कई जगह जो है अलग अलग जल भराव हुए। तो इसके लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए राज्य सरकार को, और तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। आपको पहले से ही नहरों को गहरा खोद के और टनल सिस्टम बना देना चाहिए। जो बड़े बड़े डैम हैं, जो सैडर डैम हैं, जो इमीडिएटली जो गांव के बीच में पोखर हैं, इस सबको गहरा करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिल्टेशन इकट्ठी हो जाती है, और सिल्टेशन है आपका, और दूसरे सीमेंट है और दूसरी चीजें हैं, ये इकट्ठा हो जाती है। दूसरा, शहर के अंदर नालियों में कारण है इतना ज्यादा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि जो बोरवेल खुदते हैं, जो सीमेंट का जो इकट्ठा हो जाता है, सीमेंट का जो कूड़ा कबाड़ है, शहर का कूड़ा कबाड़ है, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ठीक नहीं है, ड्रेनेज पाइप टूटे हुए हैं, उनका आपस में क्लियर नहीं किया गया है। अगर वो ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाए, नदी नाले कनेक्टेड किए जाएं, इनको साफ किया जाए, और बड़े बड़े डैम, सैडल डैम, छोटे डैम, सबकी सफाई करी जाए, और नाले और नदी और उसके साथ जो नहर है उनकी सफाई करनी बहुत जरूरी है। और गहरी, जैसे अभी मान लीजिए 5 फीट है तो एटलीस्ट 10 फीट गहरी जो है नहरें खोद देनी चाहिए, है ना। और इसके अलावा बाकी जो लो लाइन एरिया में लोग रहते हैं, उनको आप जो है ना हाई एरिया में शिफ्ट कर दीजिए,
क्योंकि वो लोग सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको फिर बता दूं, ये अभी तो ठीक है, आप बारिश को कंट्रोल, जैसे भी सिचुएशन हो गई है, आपने गलती करी है, नहीं कर पाए, अभी कर दो, अभी कोई देर नहीं हुई है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम ये जो आ रही है, आने वाली, जो मैंने प्रैक्टिकल देखी है, उसके अंदर ये होता है कि आपके बहुत से बीमारियां पैदा हो जाती है, वाटर बॉर्न डिजीजेज हो जाती है, मच्छर होता है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, इससे भी डेथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पानी बुरी तरीके से लेकिन देखिए अक्टूबर का महीना चल रहा है नवीन जी, अक्टूबर का महीना चल रहा है, लेकिन अब सरकार तो जानती है ना कि ये बारिश ये जो हो रही है ना, ये अंतिम ये बारिश है, हो सकती है। हाँ, तो इस वजह से अब चूंकि बारिश हो चुकी है तो आगे बारिश नहीं होगी, तो जहमत कौन उठाए, ये भी तो सवाल है ना सर। भाई जहमत नहीं उठाओगे तो फिर ये देखो, आप पाकिस्तान की न्यूज खोल के देखिए, वहां पर किस बुरी तरीके से डेंगू फैल रहा है, कितना बुरी तरीके से वहां पर मलेरिया हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं। आप ऐसी सिचुएशन इंडिया में क्यों आने देना चाहते हैं? क्यों नहीं आप पहले से ही आप हेल्थ कैंप शुरू कर देते, मच्छरदानियां बांटिए लोगों को, जितने की आप दवाओं पे पैसा खर्च कर रहे हैं, गरीबों को, लो लाइन एरिया के लोगों को मच्छरदानी दीजिए। आजकल तो ऐसी मच्छरदानी है कि जो मच्छर उस पर बैठेगा मर जाएगा, तो इस टाइप की मच्छरदानी दीजिए, क्लोरोक्विन वगैरह टैबलेट दीजिए, लोगों हेल्थ हाइजीन के ऊपर लोगों को कहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात, जो पानी में कीचड़ है, नाले की कीचड़ है, वो आ जाता है इस टाइप की नदियों में, इस टाइप के जो शहरों में इकट्ठा हो जाता है, और उसमें जब हम लोग जाते हैं, पैदल जाते हैं उसमें, तो वो पैरों के थ्रू इन्फेक्शन जो है हमारे शरीर में अटैक कर जाता है, कीड़े हमारे शरीर में इफेक्ट कर जाते हैं, जो हाथों के होते हुए लीवर और ब्रेन तक चले जाते हैं। इसमें मैंने प्रैक्टिकली देखा है, बहुत डेथ होती है, और ये चीज आएगी। चलिए, बारिश को तो अभी ओवर हो रहा है, लेकिन इसको तो तैयारी करो ना भाई। इनके जो छिड़काव है, DDT का छिड़काव है, आपका और चीजें हैं जैसे चूना है, इन सब चीजों को डालिए ताकि लोगों में बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आप नवीन जी। निश्चित तौर पर ये तमाम जो समस्याएं हैं, बाढ़ के बाद जब पानी धीरे धीरे उतरना शुरू होता है तो ये तमाम जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं विकराल रूप जो है वो धारण कर लेती हैं। और पाकिस्तान में जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान में बाढ़ आ रही है, उससे भी सीखने की ज़रूरत है। राजेश मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। राजेश जी, चूंकि आपने कहा कि देखिए बांध जो है वो टूट गया और उसके बाद से जो पूरा इलाका है वो बाढ़ से जो है वो पानी जो है वो भर गया, किस तरह के इंतजाम अब किए जा रहे हैं? आपने कहा कि 5 घंटे के बाद डीएम साहब वहां पर आते हैं, लेकिन अब किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? क्या जो इंतजाम आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं वो काफी हैं? राजेश जी, वो इंतजाम कोई काफी नहीं है। जब तक सर पे कुछ छाया ना हो, जब तक सर पे छाया ना हो तब तक इंतजाम क्या है? रही बात खाने की, तो खाने की आदमी एक पर टाइम नहीं खाएगा तब भी सो जाएगा। और रही बात बांधों के बारे में, तो जो तटबंध बंधे हुए हैं उसके बारे में पहले क्यों नहीं सरकार सोचती है? क्या रेड हो जो हो जाते हैं उनके बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती है? नहीं तो आप लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर क्या आप लोगों को शिफ्ट किया गया है? राजेश जी जी, क्या आप लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है? गांव से निकालकर अपना घर छोड़कर आप आए हैं, दूसरी जगह आपको शिफ्ट किया गया है? अब बंदे पर आ रहे हैं, वो शिफ्ट ही तो है। ठीक है आसिफ साहब, जो बात है, आसिफ साहब पे तटबंध है, तटबंध पे लोग किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। ठीक है आसिफ साहब, मैं आपके पास आता हूं। आपकी जिन राज्यों में सरकार है, आप ये बता दीजिए कि आपने इस तरह का प्रबंधन किया हो कि जहां पर एक भी इंसान हताहत ना हुआ हो। शबनम जी का ये कहना है, बताइए किस तरह से आपने वहां पर इंतजामात किए ताकि बाढ़ जो है वो जो प्राकृतिक आपदा वहां पर आई हो और कोई भी हताहत ना हुआ हो? क्या आपने इस तरह के इंतजाम किए? जो आप जो है आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जो ये इस तरह के व्यवस्था जो है वो नहीं कर पाई। आसिफ जी, देखिए, आज से ठीक 1.5 महीने पहले भी इसी टॉपिक के ऊपर आपके ही चैनल के ऊपर इसी समय एक डिबेट हुई थी जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस समय भी बैठे थे, उस समय भी मेरी उनसे वार्तालाप हुई थी और मैंने कहा था
कि आपको हमेशा उस स्टेट का नाम बताना चाहिए जिस स्टेट में कांग्रेस की हुकूमत हो और जहाँ पर ऐसे हालात हों। अब हवा में आप कह दिए साहब वहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, वो उचित नहीं है। जिसकी विजुअल हमारे सामने चल रही है हमें उस पर चर्चा करना चाहिए। आप राजस्थान की विजुअल चला दो, छत्तीसगढ़ की चला दो, फिर हमसे कहो साहब इस पर बात करना है, उस पर भी बात कर लेंगे। अभी फिलहाल तो उत्तर प्रदेश की विजुअल चल रही है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जब स्टेट और केंद्र में एक ही जैसी सरकार होती है और अब केंद्र सरकार में वो सारे सुविधाएं उपलब्ध हैं कि हमें पहले से पता लग जाता है कि कितनी बारिश कहाँ पर होनी है। अभी रिस्पेक्टेड नवीन भटनागर जी कह रहे थे और कितनी अच्छी उन्होंने बात कही कि जब समस्या आ जाती है उस समय हम एनडीआरएफ की तरफ देखने लगते हैं। भाई एनडीआरएफ की तरफ आप क्यों देख रहे हैं जब आप पास पहले से ही सब चीज़ों को सॉल्व करने की सुविधाएं हैं? अगर 80% काम आप पहले से कर सकते हैं तो पहले से कर लो। आप आज से 1.5 महीने पहले जब इस पर चर्चा हो रही थी तब ये बात डिस्कस हुई थी कि उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश में सूखा है और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की नदियां जो हैं वो अपने तूफान पर हैं और बाढ़ आई भी है। इसका मतलब ये था कि अदर स्टेट से जो पानी छोड़ा गया है वो हमारी नदियों को आके जो ओवर कर रहा है। तो ये बात, इसके लिए तो केंद्र सरकार को पहल करके स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए कि भाई इस स्टेट में इतनी इतनी बारिश होगी, ये नदी जो है इस स्टेट पे आके मिल रही है और आखिरी में इस स्टेट पे इतना पानी इकट्ठा होगा और ये प्रॉब्लम होगी, और उस स्टेट में भी जब इतनी बारिश होगी तो इतनी समस्या आ जाएगी। तो उसके लिए इस नहर को थोड़ा ज़्यादा खोद दिया जाए, इस नहर को थोड़ा कम खोद दिया जाए। हम यहाँ पर कोई ब्लेम गेम नहीं खेलना है कि अभी मैडम ने कह दिया कि सब हमारी बहन है, उन्होंने कह दिया शबनम पांडे जी ने कि भाई हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, हमारे ऊपर ये कर रहे हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के काम में बैठे हुए झूठ बोल रहे हैं, मीडिया को पैसा दे रहे हैं, सुबह से शाम तक राहुल गांधी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, राहुल गांधी की इमेज खराब करते हैं कि वो पूरे हिंदुस्तान को एक करने के लिए क्यों पैदल चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर क्यों निकले हुए हैं, हिंदू मुसलमान को सिख सबको एक क्यों कर रहे हैं। तो ये इनकी समस्या है, ये ब्लेम लगाते हैं। हम ब्लेम नहीं लगाते। हमने पिछली बार भी डिबेट में इनको सजेशन दिया था और इस बार भी इनको सजेशन दे रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव उसको ले तो केंद्र सरकार को चाहिए कि एक समिति बनाए, सारे स्टेट से कोऑर्डिनेट करें कि इतनी इतनी बारिश इस स्टेट में होने वाली है, पहले से जो है वो मौसम विभाग से जानकारी हासिल करके, और यहाँ पर ये समस्या आएंगी, आखिरी में पानी यहाँ पर बसेगा और यहाँ पर नदियों को हमें और ठीक करना चाहिए और गहरा करना चाहिए। अब देखिए नवीन जी बैठे हुए, नवीन जी ने इतने अच्छे से उस चीज़ को बताया कि कहाँ पर क्या क्या काम करने हैं हमें। और इससे पहले भी इस डिबेट में जो आए थे एनडीआरएफ से, उन्होंने भी इस चीज़ को क्लियर किया था। लेकिन 1.5 महीने पहले ये बात नहीं सुनी गई, अभी फिर डिबेट में ये बात कर रहे हैं तो ये बात नहीं सुनी जा रही। कहा जा रहा है साहब कांग्रेस की सरकार थी। शबनम जी, आसिफ जी का ये कहना है कि देखिए आप किसी राज्य की बात करें अगर तो आप बताइए, लेकिन आप देखिए इस तरह से हवाई बातें करना, उनका ये कहना है कि आप किसी राज्य में अगर इस तरह की सिचुएशन आई हो उसकी बात करिए। आप इस तरह से नहीं कह सकते ना कि अगर आप छत्तीसगढ़ में, मान लीजिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर अगर इस तरह की सिचुएशन आई है, वहां के विजुअल्स दिखाइए, उस पर बात कीजिए तो वो जवाब देंगे। शबनम जी, शांतनु जी, नहीं, केंद्र सरकार कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है हमारे साथ, जरूरत नहीं स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो है वो दोहरा व्यवहार कर रही है। लंबे समय से लेकिन उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और केंद्र तो ठीक है आसिफ जी सुन लेते हैं। शबनम जी ये आपस में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? जी, पूर्व का अनुभव बताया। सबसे ज्यादा पानी जो उत्तर प्रदेश में बह के आ रहा है वो मध्य प्रदेश से आ रहा है। राज्य सरकार और तो मध्य प्रदेश सरकार से कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने? और केंद्र सरकार क्या कर रही थी? उन्होंने बताया, क्योंकि जब वो अधिकारी थे तो किस तरीके से राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें उस समय की काम करती थी उनको बताया है। अब वो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने अपने अनुभव तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी तक पहले से इंतजाम कर लिए थे? क्या उत्तर प्रदेश में बाढ़ नहीं आई भी है? मतलब आप लोग समस्या को जब मानेंगे नहीं तो समस्या का सलूशन कैसे निकलेगा? उत्तर प्रदेश की सरकार आप सबको एडमिट नहीं करना चाहते। आपके सामने विजुअल इकट्ठा है, आपके सामने एक बाढ़ का पीड़ित आदमी बैठा हुआ बता रहा है कि समस्या है, आप कह रहे हैं समस्या ही नहीं है। जब उत्तर प्रदेश की सरकार और उसमें बैठे हुए लोग ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि समस्या है तो संविधान क्या करेंगे? तमाम ऐसी चीजों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं जो शहरी और ग्रामीण इलाके में दिया जाए, ताकि इस तरीके की डिजीजेस, इस तरीके की बीमारियां
पानी के नहीं शबनम जी, वो कह रहे हैं कि आपने मध्य प्रदेश सरकार से कोऑर्डिनेट क्यों नहीं किया? वहां से इतना पानी छोड़ा जा रहा है कि स्थिति जो है वो बेकाबू हो गई है, वहां भी भाजपा की सरकार है। हुआ है ये फिजूल की बातें ना करें, ये अति बारिश और बेमौसम बारिश की वजह से हुआ है। अरे इंटरनेट खोलिए, चेक कर लीजिए आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट कह रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बैठ के चैनल के ऊपर ये बात कही। रुक जानी चाहिए, वो कहीं ना कहीं दबाव बदला और उसके बाद बारिश तो उत्तर प्रदेश में अभी हुई है, बाढ़ तो पिछले 1.5 महीने से चल रही है। दूसरी बात, इसका मतलब दूसरे स्टेट से पानी बह के आ रहा है। भटनागर जी ने तालाबों की खुदाई और ये पिछली तमाम सरकारों ने तालाबों देखिए समस्या आपकी ये है कि आप कोई भी समस्या को मानने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ के लोगों ने आप जब परेशानी को परेशानी नहीं करेंगी तो सॉल्व कैसे करेंगी? आप ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हुई कि हम तो चूक हुई है। में ऐसे तालाबों की खुदाई का काम लगातार झूठ बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जमीन के माफियाओं ने जो है लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद तालाबों को बेच दिया है, तालाबों को पाट के उसकी प्लाटिंग कर दी गई है। लखनऊ के अंदर कम से कम 10 तालाब ऐसे हैं जिसको जो बेच दिया गया, उसकी प्लाटिंग हो गई है। और भारत समाचार ने खुद ही खबर को चलाया। अगर भारत का उद्धार होना था तो सरकार में रहते आप लोग करते, पर नहीं किया तो आज कम से कम आ गई समस्या कि ये सरकार आजकल ख्वाब में मोदी जी को भी राहुल गांधी दिख रहे हैं, उनको भी नींद नहीं आ रही है। लाइन में जो लोग आपकी परेशानी यही है, आपको क्या परेशानी है? एनडीआरएफ राहुल गांधी देश के प्रत्येक व्यक्ति को एक करके देश के योगदान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपको समस्या क्या है? बाढ़ से राहुल चालीसा का कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए ना समस्या क्या है? ख्वाब में राहुल गांधी दिख रहे हैं मोदी जी को। आजकल भारतीय जनता पार्टी को नींद नहीं आ रही है। मोदी जी रात में करवटें बदल रहे हैं, साथ साथ में आप सब लोग बदल रहे हैं। अरे इतना डर कहेगा है राहुल गांधी का भाई? क्यों राहुल गांधी से डरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के? पीड़ित लोगों की मदद करने की जरूरत है। लाखों करोड़ सरकार के पास सुबह से लेकर शाम तक राहुल गांधी की इमेज को। नहीं आसिफ जी उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र नहीं किया। आपने चूंकि जिक्र किया, आपने चूंकि जिक्र किया, इसलिए वो जवाब तो देंगी ना सर। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये काम है कि दिन भर राहुल गांधी की इमेज को खराब करना, उनके बारे में दुष्प्रचार फैलाना। आपने इस बात का जिक्र किया, उसका वो जवाब दे देंगे। यही काम है। ये केवल इनके मंत्री रोज चैनलों पर बैठ के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बोल रहे हैं राहुल गांधी जो है पदयात्रा में क्यों चल रहा है। अरे 10 मंत्री डिबेट करके 10 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते ना कि हमने ये तैयारी करी है बाढ़ पीड़ितों को लेकर। बाढ़ पीड़ितों को लेकर कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पिछले 1 साल में सरकार ने? 5 साल से 6 साल से सरकार चल रही है। 6 साल की सरकार में अगर बाढ़ आएगी तो उसको लेकर संविधान क्या है, इसको लेकर कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने दीजिए। राहुल गांधी की चर्चा मत करिए। कर रहा हूँ तो अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर थोड़ी सी भी शर्म रह गई है तो उनके प्रवक्ता से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, केवल एक बात का जवाब दे दिए। पिछले 6 सालों से आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। 6 सालों में कितनी बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को बताया कि हर साल जो है बाढ़ आती है और बाढ़ को पहले से सॉल्व करने का ये तरीका है, ये कार्य कर रहे हैं हम। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं। राहुल गांधी पे इतनी चिंता है, जिस जनता ने आपको चुन के भेजा है उसके बारे में क्या जवाब देंगे? उसके बारे में तो बताइए। सोशल मीडिया पे, चैनल्स पे तमाम ऐसी खबरें आई हैं कि किस तरीके से वाटर बॉर्न डिजीज को रोकने के लिए ग्रामीण और शहरी इलाके में कार्य करना है। आपने देखा माननीय योगी आदित्यनाथ जी ये सर्वे करने के बाद राहत सामग्री और तमाम विभागों को उन्होंने सचेत किया, सभी अधिकारियों को धरातल पर जाने को कहा। मंत्री लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं कि जो राहत कार्य सही से चल रहा है कि नहीं। पर इस पर भी अगर आपको तसल्ली नहीं है या आपने ये खबर नहीं सुनी तो ये आपकी गलती है। आप राहुल गांधी में लगे हुए हैं और हम भारतीय जनता पार्टी राहत कार्य में लगी हुई है। राहुल गांधी की दहशत है आप लोग के ऊपर, मैं जानता हूँ कि राहुल गांधी की दहशत आपके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, योगी जी के ऊपर इतनी ज्यादा है कि आप लोग को ख्वाब में राहुल गांधी दिखते हैं। उसके प्रति वो आपकी समस्या है। आपको चिंता इस बात की है कि पूरा देश एक हो जाएगा और पूछेगा कि तुमने क्या किया, तो आप जवाब कैसे देंगे? ये तो आपकी समस्या है। आपको कुछ मिल रहा है लेकिन ये तो बताइए कि कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी स्टेट की मिनिस्टर की बताइए,
आप लगातार ये न्यूज बुलेटिन देखते रहिए, आपको पता चलेगा कि सरकार ने क्या क्या राहत कार्य किया है। हमें लगता है आप लोग राहुल गांधी के अलावा किसी का न्यूज ही नहीं देखते, इसलिए आपको कुछ मालूम ही नहीं है। देखिए अभी इनके डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया कि क्या मुख्यमंत्री ने बोला, क्या हो रहा है, पर आपको मालूम ही नहीं है। ठीक है, आसिफ जी वापस आएंगे आपके पास। नवीन जी देखिए, लगातार बात जो है, जैसा कि आपने भी कहा कि अब चूंकि बाढ़ का पानी जब धीरे धीरे उतरेगा तो तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं उनके लिए ये तमाम दिक्कतें जो है वो पैदा होंगी, और मच्छरों से होने वाली जो तमाम बीमारियां हैं, इसके अलावा इन्फेक्शन से होने वाली तमाम बीमारियां हैं, उसको लेकर भी अब सरकार को कहीं ना कहीं सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन नवीन जी, चूँकि आपने ये सिचुएशन को हैंडल किया है, सरकार अगर चाहे भी तो जो तमाम लोग हैं इन इलाकों में रहने वाले, अगर सरकार कोशिश भी करती है तो ये लोग अपना घर, अपनी ज़मीन जो है वो छोड़कर जाना भी नहीं चाहते हैं। ये भी एक सच है कहीं ना कहीं। नवीन जी। हाँ बिल्कुल, वह क्या होता है कि लोग, ग्रामीण लोग खास तौर से वो ध्यान रखते हैं, वो कहते हैं घर में पीछे चोरी ना हो जाए, हमारे पशु कोई और ना ले जाए, हमारा कोई जो है पीछे से ज्यादा नुकसान ना हो जाए। वो इन सब चीजों के चक्कर में वो जो बूढ़े, बच्चे और लेडीज है, उनको तो वो हाई एरिया में भेज देते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने बनाए हुए शेल्टर हाउस। लेकिन जो यंग लोग हैं, जो थोड़ा तैर सकते हैं या हेल्प कर सकते हैं, वो घरों की छत पे चले जाते हैं या घर में वो रह जाते हैं, और रबर के ट्यूब वगैरह भर के, जो मैंने प्रैक्टिकल देखा है, उनके पास रेस्क्यू का साधन होता है। लेकिन जो बुजुर्ग लेडीज है, जेवरात है, पैसे हैं, उनको लेके वो जो हाई एरिया गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है वहाँ चले जाते हैं, और दवाइयाँ वगैरह भी ले जाते हैं, और पशुओं को खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर पशुओं को आप बांध के रखेंगे तो उनका डेथ होने का चांस ज्यादा है, तो जनरली पशुओं को खुला छोड़ देते हैं। बाकी जो नुकसान बाढ़ से होना होता है उसकी तो तैयारी भाई पहले से ही करनी होती है, और अभी भी मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि कोई बात नहीं, अभी जो कुछ हो गया, अभी बाढ़ उतर रही है, पानी बाढ़ को उतर रहा है, और ये मानसून भी वापस जा रहा है, तो आप लोग अभी से तैयार हो जाना, और जो जो गलतियां करी हैं उसके ऊपर प्लीज काम करिए। और मैं समझता हूँ योगी जी के ऊपर मैं चैलेंज दे सकता हूँ कि उनसे ज्यादा कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति, मेरी भी करीब 40 साल जो है नौकरी हो गई है, और मेरा 72 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 72 साल की एज है मेरी, जो मैंने प्रैक्टिकल देखा है। और मैं तो स्वतंत्र आदमी हूँ, मैं ना कांग्रेस का हूँ ना बीजेपी का। जो गलती करेगा मैं उसको पक्का बोलूंगा, और मैं एक्सपर्ट हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो मैं जो भी कहूँगा वो निष्पक्ष होगा, सही होगा। और उसी के नाते अभी कह रहा हूँ कि आप योगी जी जो है, बस अभी सबको क्लब करके उनके ऊपर प्रेशर डालें। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम लोग बैठे हैं, हम रिटायर्ड हैं, हमें हमारी सेवाएं ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसी प्रकार से मोदी जी और अमित शाह जी, वो दोनों यूपी के ऊपर निगाह रखे हुए हैं। और मैंने अभी देखा चर्चा में, बाढ़ के ऊपर तो हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, लेकिन लड़ाई किस पे हो रही है? राहुल गांधी पे। अरे ये सब बातें करने का टाइम नहीं है। इसके लिए चैनल वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अलग से सारी पार्टियों को बुला के और राहुल गांधी को बीच में रख के और शुरू हो जाओ। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, इसकी सत्यानाशी क्यों मार रहे हो भाई? मैं एक्सपर्ट होने के नाते बोल रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट है जी। बिल्कुल नवीन जी, देखिए जैसा कि आपने कहा, और योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो वो लगातार हवाई सर्वेक्षण कर भी रहे हैं, जैसा कि हमने तस्वीरें देखी। साथ साथ उन्होंने उनके जो तमाम मंत्री हैं, पूरी फौज जो है उन्होंने भेज रखी है। उन्होंने कहा कि अपने अपने इलाके में जाइए, वहाँ पर जो है लोगों की जो समस्याएं हैं उनको देखिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि जो समस्या है बहुत बड़े स्तर पर है, क्योंकि ये जो तमाम 18 जिलों के कहा जाए कि जो 1500 गांव हैं, वहाँ पर इस तरह से जाकर और समस्या को तुरंत ख़त्म करना, ये कहीं ना कहीं त्वरित समाधान जो है उसका करना वो संभव नहीं है।
लेकिन धीरे धीरे ये समस्या जो है वो खत्म होगी और उसके बाद भी सरकार की जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इसके बाद स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो शुरू होने वाली हैं। नवीन जी, पक्की बात है। और इसके लिए अभी चाहिए गवर्नमेंट को कि मेडिकल टीमों को लगा दें और दवाई का स्टॉक अभी से मंगा के रखें और लोगों को हाइजीन के बारे में जागरूकता करें। मैं आपको बता दूं, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है आपका आंगनबाड़ी की टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ऑलरेडी वो काम पर हैं, लेकिन और उसको ज्यादा सुविधाएं देके उनको लगाइए। और इसके अलावा कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, देखिए मैं बताना चाहूंगा ये बेस्ट टाइम है, अगर कांग्रेस वाले फील्ड में आके पब्लिक की हेल्प करें तो आपका नाम हो जाएगा। बीजेपी वाले तो फील्ड में आ गए हैं। आप आसिफ जी, आपके लिए सुझाव आसिफ जी। हाँ बिल्कुल, इन्हें आना चाहिए जी। कांग्रेस के सेवा दल के लोग ऑलरेडी जिले वाइज इसके ऊपर कार्य शुरू कर चुके हैं। अब भारतीय हमें कोई चैनल पे आके इस चीज को बताने की जरूरत थोड़ा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर सेवा दल इसके लेकर स्पेशली बनाया गया है। जब कुछ ऐसी समस्या है तो उसके लिए वो काम करें। तो सेवा दल काम कर रहा है सर। आसिफ जी, पांडे जी ने सेवा दल काम कर रहा है सर, ऊपर वर्क शुरू कर दिया है, इसके ऊपर कार्य शुरू कर दिया है। इसके लिए जिला अध्यक्षों से मिलकर और जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष उनसे मिलकर इसके ऊपर कार्य शुरू हो गया है। जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। और मैं नवीन जी को सलूट करता हूं कि उन्होंने ये बात कही कि रिटायरमेंट के बाद भी हम खड़े हुए हैं हेल्प के लिए। आप जैसे लोग ही जो है कांग्रेस की, इस देश की और सारे समाज की, मतलब भारतीय जनता पार्टी की, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए हिम्मत है आप लोग। आपको देख के तो हमें सीखने को मिलता है। बिल्कुल, तमाम सुझाव जो है वो भी नवीन जी की तरफ से दिए गए हैं। और ये आसिफ जी, उम्मीद की जा सकती है कि सरकार के साथ जो कांग्रेस का सेवा दल आप बता रहे हैं वो भी मिलकर सरकार के साथ जो है वो मिलकर कहीं ना कहीं जो तमाम प्रभावित लोग हैं उनकी मदद करेगा। और इसके अलावा आने वाली जो चुनौतियां हैं उससे भी निपटने में सरकार जो है वो अभी से अगर तैयारी करेगी तो निश्चित तौर पर सफल होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो लगातार देखिए जिस तरह से कहा जाए कि बाढ़ से इलाके घिरे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ खुद जाकर हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम मंत्रियों को भी उन्होंने भेजा हुआ, अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस बाढ़ से जल्द जो है वो राहत मिलेगी, क्योंकि अब बारिश अगर नहीं होती है तो निश्चित तौर पर बाढ़ का पानी है वो धीरे धीरे उतरेगा और जो तमाम प्रभावित इलाके हैं उनमें लोगों को अब राहत जो है वो जरूर मिलेगी। तो कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए भारत समाचार।